अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा, मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ खान। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक हैं, खैर आफियत से हैं, अपनी सुबह का, अपने दिन का आगाज़ कर चुके हैं। लेकिन कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं होता कि रात भर नींद पूरी करने के बाद जब सुबह आप उठते हैं या आपकी आँख खुलती है तो आप थकावट का शिकार होते हैं, बेड से उठने को जी नहीं चाहता, पैरों में तकलीफ़ महसूस हो रही होती है, कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, एक जो एनर्जी जिस्म में होनी चाहिए वो आप महसूस नहीं कर रहे होते, काम पर भी थकावट महसूस कर रहे होते हैं, अनयूजुअल बालों का गिरना, स्किन का ख़राब होना, पट्ठों का खिंच जाना, जिस्म थकावट का शिकार है। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं तो इंडिकेशन तो यही है कि जिस्म में किसी ना किसी मिनरल की या विटामिन की कमी है। लेकिन होता क्या है हमारे यहाँ कि हम ये तो जान लेते हैं कि अब थकावट है, पैरों की नीचे भी थकावट है, दर्द है, या जिस्म के पट्टे हैं वो वहाँ पे तकलीफ़ हो रही है, खिंचे हुए हैं, या जो भी अदर सिम्टम्स हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी डाइट ठीक नहीं है या जो है बॉडी किसी चीज़ की डिमांड कर रही है। लेकिन ऐसे में होता क्या है कि हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और गूगल भी हमारे पास मौजूद है, गूगल डॉक्टर बन जाते हैं। वहाँ से हम देखते हैं कोई अच्छे से मल्टीविटामिन, या सोशल मीडिया पर किसी व्लॉगर का हमने रिकमेंड किया हुआ मल्टीविटामिन देखा और इस्तेमाल किया और हमें लगता है कि अभी हमारे जिस्म की सारी थकावट, सारी दर्दें, सारी डेफिशिएंसीज जो हैं वो ये मल्टीविटामिन ख़त्म कर देगा। लेकिन क्या ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है? खुद ही से मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर लेना, फिर खुद ही उसको महीनों तक जारी रखना। अक्सर ख़वातीन बाल जब गिरते हैं तो वो बायोटिन, मैंने उनको देखा है कि वो बड़ा रेगुलर यूज़ कर रही होती है कि बालों के लिए जो सबसे बेहतरीन मल्टीविटामिन है वो बायोटिन है, और नो डाउट कि वो अच्छा भी है, लेकिन क्या आपको उसकी डेफिशिएंसी है भी कि नहीं है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन से टेस्ट रिक्वायर्स होते हैं, डॉक्टर को पैनल पे रखना अपने साथ कितना इंपॉर्टेंट है, आज हम इसी पर बात करेंगे। मल्टीविटामिन की अफादियत, प्रॉस पे भी बात करेंगे, कौन से भी बात करेंगे कि इसके नुकसान कब हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब मरियम अजीज़ साहिबा, इन कॉन्वर्सेशन है, उनसे हम इस टॉपिक पर आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मरियम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मरियम, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि मल्टीविटामिन्स ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए कितने बेनिफिशियल हैं। अच्छा, मल्टीविटामिन्स ऑब्वियसली एवरी बॉडी की नीड है। हमारे पास ना 31 टोटल विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, तो वो हर किसी की नीड है और वो रोज़ाना हमें चाहिए ही चाहिए। अगर वो हमारी बॉडी में नहीं होंगे या उनकी डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आयरन है, वो भी एक मिनरल है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है वो ब्लड के लिए बहुत अच्छा है। अगर वो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको फटीग हो जाएगा, आपकी स्किन जो है वो पेल हो जाएगी, या डिफरेंट जो है ना वो सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो मल्टीविटामिन्स हैं तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और मतलब अगर किसी को डेफिशिएंसी है तो उसको लेने भी चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, पहले होता था ना, अभी भी होता है, मेरी अम्मी तो जो है इंसाइक्लोपीडिया है विटामिन्स का, और भिंडी बनती है घर में, इसमें ये है, गाजर खाओ ये आंखों के लिए अच्छी है, स्पिनच खाओ, पालक खाओ इसमें ये है, तो वो एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया हमारे घर में बचपन से चल रहा होता है। तो पहले जो लोग होते थे, हमारी जो मदर्स वाली जनरेशन थी या जो उससे पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, ये लोग तो प्योर मतलब जो खाना है, जो उससे फल हैं, सब्ज़ी है, जो भी नेचुरल फूड्स है, उससे ये चीज़ें अपनी पूरी किया करते थे। उनकी फिर वर्जिश भी उस हिसाब से, या चलना फिरना उनका उस हिसाब से होता। हमारा लाइफस्टाइल भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, चलना फिरना, एक्सरसाइज कम है, वर्जिश कम है, और उसके साथ साथ खाना भी हमारा उतना अच्छा नहीं है जितना हमारे से पहले की जनरेशंस का हुआ करता था। तो इन दैट केस तो मल्टीविटामिन्स आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसके बावजूद हमें न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर की रिकमेंडेशन से लेना है। मल्टीविटामिन्स आपको डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही लेना है, उसके बगैर नहीं लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो रही है। बिकॉज टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स इतनी जल्दी जो है ना वो शो नहीं होते, लेकिन जब शो होते हैं तो फिर वो बहुत बुरे शो होते हैं। तो इसलिए अगर आप मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं तो सबसे पहले आप देखें कि आपकी हेल्थ में या आपकी डाइट में कोई ऐसी चीज़ है जो लैग कर रही है। अगर आप फ्रूट्स नहीं ले रहे, वेजिटेबल्स नहीं ले रहे, तो हो सकता है कि तब आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं तो आपको मल्टीविटामिन्स फिर भी खाने ज़रूरी है। मरियम, बगैर चेक करवाए, बगैर टेस्ट करवाए, अब मैंने देखा है ख़वातीन रेगुलर पूरा साल बायोटिन लेती हैं, लेकिन बायोटिन की डेफिशिएंसी भी तो होनी चाहिए ना उसके लिए। बिल्कुल, हमें ये कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ
जितना मैंने देखा अपनी ऑब्जर्वेशन में कि बायोटिन खाओ, इससे तो ऐसा ही बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, बाल बढ़ेंगे, शाइनी हो जाएंगे। डाइट पे भी हो तो बायोटिन बस मत छोड़ना, बाल कभी नहीं गिरेंगे। ये मिथ है या ये सच है? अच्छा, ये सच भी है और ये मिथ भी है। मैं इस तरह से इसको बताती हूँ आपको कि जो बायोटिन है ना, उसके और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं और बालों के ऊपर और नेल्स के ऊपर भी उसका फंक्शन है, और इसी तरह और भी बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स हैं जिनके बालों के ऊपर और नेल्स के ऊपर फंक्शन है। लेकिन वो एक चीज़ होती है ना, हमने वो पकड़ के उसको मार्केट स्टैंडर्ड बना दिया कि बायोटिन ही है हेयर और नेल्स के लिए। वायरल बायोटिन हो गया है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि आप बायोटिन खाते जा रहे फिर भी आपको हेयर फॉल हो रहा है। तो बायोटिन तो बहुत अच्छा है, तो फिर हेयर फॉल तो नहीं होना चाहिए ना। अब बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप प्रोटीन नहीं खाते, आपकी डाइट में अंडा नहीं है, आपकी डाइट में जो है वो चिकन नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो हमें नहीं पता चल रहा होता, क्योंकि हम तो कहते हैं हम तो बायोटिन खा रहे हैं लेकिन फिर भी हेयर फॉल हो रहा है। तो एक ये चीज़ है। अच्छा, जहाँ तक आपने पूछा है ना कि इनकी वजह से हमें क्या टेस्ट करवाने चाहिए और उसके बाद लेने चाहिए। अब ना विटामिन्स की दो कैटेगरीज हैं, एक है वाटर सॉल्युबल और एक है फैट सॉल्युबल। अब जो विटामिन सी है और जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, ये दोनों वाटर सॉल्युबल हैं। तो अगर आप इनको दिन में रेकमेंडेड डोजेज के हिसाब से अगर हर महीने, मतलब महीने के 30 दिन भी लेते हैं ना, तो इट इज़ टोटली ओके। वो इतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू निकल जाते हैं विटामिन्स। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, जैसे कि विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ये 4 विटामिन्स, ये फैट सॉल्युबल होते हैं और ये आपके लिवर के अंदर स्टोर होते हैं। तो इनकी डेफिशिएंसी इतनी जल्दी नहीं होती। ये इनकी डेफिशिएंसी होती है कोई महीनों बाद, अगर आप विटामिन डी नहीं ले रहे, आप विटामिन के नहीं ले रहे। वैसे विटामिन के तो गट फ्लोरा भी बनाता है, तो वो उसके लिए इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ विटामिन। अच्छा मनीम, आई हैव सीन पीपल जिन्होंने अपने पास रखे होते हैं, मैग्नीशियम अलग से रखा होता है, जिंक अलग से रखा होता है, और कोविड ने भी हमें काफ़ी ज़्यादा हद तक, काफ़ी जो लोग अवेयर होना चाहते थे वो उन्होंने अवेयरनेस ली और अपना विटामिन सी जो है, कैल्शियम, वो पूरा वो कर रहे होते हैं। लेमन का इस्तेमाल जो है, अभी भी जिनकी हैबिट डेवलप हो गई थी कोविड में, बहुत सारी लोगों ने, मैंने देखा है कि उनकी हैबिट्स जो हैं वो उन्होंने अपनी जो है लाइफस्टाइल को बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन उसके बाद क्या है कि इम्यूनिटी बूस्टर में पता चल गया कि अब ये जो है ये सर्टन विटामिन हैं, आप जिंक ले लें, डॉक्टर्स ने कहा, ठीक है, और इम्यूनिटी अच्छी होगी। विटामिन सी आप ले लें, लेमन का इस्तेमाल कर लें। लेकिन अब वो छूट नहीं रहा ना सब कुछ, अब वो मौजूद है वहीं पे, क्योंकि हमें तो पता चल गया कि अब ये 3 जो मल्टी विटामिन हैं, अभी तो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी अच्छी हो गई तो ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी हो गई। लेकिन कॉन्टिन्यूटी में ये चीज़ें यूज़ करना मुसलसल, ये फिर कितना अलार्मिंग है, या फिर ये क्या आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कितना? अच्छा, अगर तो किसी फिजिशियन ने या किसी डॉक्टर ने, न्यूट्रिशनिस्ट ने आपको रिकमेंड किया तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि उनको बेहतर पता है कि आपकी हेल्थ के साथ क्या इश्यूज़ हैं, उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ यूट्यूब या सोशल मीडिया को देख के फॉलो कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि जो लोग मिनरल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनकी वजह से आपके लिवर में एक तो टॉक्सिसिटी होती है और उसकी वजह से सिरोसिस और कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं समझ आती, क्योंकि मतलब हमने एक चीज़ देख ली है कि दिस इज़ गुड, लेकिन एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज़ गुड। अगर आप ज़्यादा कर लेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो है ना वो नेगेटिव इफेक्ट आएगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई भी मिनरल या विटामिन नेचुरल सोर्स से मिल रहा है तो आपने जो है उसको आर्टिफिशियल सोर्सेज से क्यों लेना है? दैट इज वेरी गुड कि आप उसको नेचुरल सोर्स से लें। और मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ कि सबसे पहले आप नेचुरल की तरफ जाएं। अगर उसकी वजह से भी डेफिशिएंसी पूरी नहीं हो रही, उसके बाद आप जो है ना उसको आर्टिफिशियल। अच्छा, विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसके बारे में हमने अक्सर सुनना है, मैंने भी बहुत सारे प्रोग्राम कंडक्ट किए कि वो नेचुरल अब उस तरह से बहुत कम चीज़ों में है, शायद अंडे में आपको उसकी थोड़ी सी मिकदार मिलेगी, और सन रेज, ऑब्वियसली हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर 9th मंथ जो है वो पीक समर्स या गर्मी रहती है, उसमें सन एक्सपोजर उस तरह से नहीं हो पाता, या लोग सर्दियों में भी धूप में, मैंने देखा है कि आजकल की यूथ की वो वाली हैबिट्स नहीं है। हम जैसे बचपन में छत पे बैठ जाना, ऑरेंजेस एंजॉय करना, धूप लेना, तो ये अब मुझे लगता है हम ही लास्ट जनरेशन थे जो ये करते थे। अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब घर के अंदर हीटर्स ऑन होते हैं और जो है वो जो भी है सारा सिलसिला। तो विटामिन डी एक ऐसा मल्टी विटामिन है जो आप समझती हैं कि हाँ ये लेना चाहिए, लेकिन वो भी कितनी देर के लिए लेना है, फिर ब्रेक लेनी है, फिर यू कैन हैव इट अगैन।
अच्छा, विटामिन डी सबसे पहले तो सन से लाजमी हमें मिलता है, लेकिन वो भी एक इस तरह से है कि उसकी भी जो टाइमिंग्स है ना वो मेंशन्ड है कि आपने सुबह की जो किरणें निकल रही होती हैं वो सिर्फ आपको विटामिन डी देंगी। अब सूरज की तपती धूप में नहीं बैठ जाना, उससे आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा, स्किन जरूर जल जाएगी उससे। तो एक ये चीज़ है, तो वो उस तब हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम बैठें, तो उसके लिए फिर ये है कि विटामिन डी के सप्लीमेंट लेना लाजमी हो जाता है, लेकिन वो हर किसी के लिए नहीं करवा के, क्योंकि वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल, तो उसके लिए D3 का टेस्ट होता है, पहले आप वो टेस्ट करवाएं, अगर वो आपका लो आता है तो फिर ही अकॉर्डिंगली फिर आपने डोज सप्लीमेंट्स लेने हैं। और फिर वो हम रेकमेंड करते हैं कि आपने कितने महीने लेना है, 3 महीने लेना है, 6 महीने लेना है, 9 महीने लेना है, वो आपके फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन ये है कि वो भी ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि सिंपल फैट सॉल्युबल विटामिन है, वो टॉक्सिसिटी स्टार्ट अच्छा, विटामिन डी का बड़ा असर है हमारे अच्छे मूड के साथ, ये क्या साइंस है? अच्छा, एक्चुअली जो विटामिन डी है ना वो हमारा इस तरह से है कि वो ब्रेन के फंक्शंस में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वो आपके सेरोटोनिन लेवल को जो है वो रेज़ करता है, आपकी एंग्जाइटी को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है। लेकिन अब ये भी नहीं है कि अगर मैंने बता दिया कि एंग्जाइटी स्ट्रेस कम करता है तो सब लोग विटामिन डी लेना स्टार्ट कर दें। वो भी जब आपकी बॉडी उसको खुद प्रोड्यूस करे तो वो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करता है। तो ये है कि वो मूड इन्हेंसर तो है ही, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा जो है ना वो ख़तरनाक भी है ये वाला विटामिन। ठीक है। अच्छा, प्रेगनेंसी में ख़वातीन को डॉक्टर्स मल्टीविटामिन्स रिकमेंड करती हैं, और उसके बाद भी जो आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ना, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर से, एक मुश्किल मरहले से एक खातून गुजरती है, और उस तरह से काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज भी उसमें हो सकती हैं। इसीलिए अक्सर ख़वातीन को हमने देखा है कमर दर्द रहना, थकावट रहना, क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उन्होंने मल्टीविटामिन्स नहीं लिए होते। दूध वगैरह का इस्तेमाल भी हमारे यहाँ कहाँ किया जा रहा होता है। फिर तबीयत, नॉजियस तबीयत इतनी ज़्यादा होती है कि तब भी ख़वातीन इतना खा पी नहीं रही होती हैं, और स्पेशली चाइल्ड बर्थ के बाद लगता है कि अब तो बस छुट्टी मिल गई, अब तो वैसे ही वेट लॉस की तरफ चलो, अब तो डाइट प्लान कर लो। तो ये बड़ा नुकसानदेह हो सकता है ख़वातीन के लिए। ऐसे ये कि जो ख़ास तौर पे जो प्रेगनेंसी में एक तो होता है प्री प्रेगनेंसी, फिर उसके बाद आती है प्रेगनेंसी एंड देन पोस्टपार्टम। तो ये जो तीनों है ना, तीनों फेज़ में डिफरेंट विटामिन्स हैं जो कि हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की नीड, आपकी बेबी की नीड उसके हिसाब से। अब जैसे फॉर एग्जांपल प्री प्रेगनेंसी हम लोग फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट, और फर्स्ट 3 मंथ्स बिल्कुल, वो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट के लिए, बेबी की खास तौर पे वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो लेना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है, हम नहीं थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी अक्सर जो लेती हैं फिर वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी लेना स्टार्ट कर देते हैं, और जो नहीं लेंगी वो बिल्कुल भी नहीं लेंगी। और फॉलिक एसिड ये है कि आपने प्रेगनेंसी में उसको स्किप कर देना है, उसको नहीं लेना, उसकी बहुत थोड़ी सी डोजेज, लेकिन वही जो हमने प्री प्रेगनेंसी में उनको सजेस्ट किया होता है वो फिर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी भी ले रहे होते हैं। उसकी वजह से फिर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर हमें लगता है कि हमने कुछ ऐसा खा लिया या पता नहीं क्या किया जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। उसके बाद जब पोस्टपार्टम आता है ना, तो आपकी बॉडी इतनी ड्रेन हो गई होती है, क्योंकि लेबर इज़ अ प्रोसेस, बहुत ज़्यादा वो एक मुश्किल तरीन प्रोसेस है, उसमें आपकी पूरी बॉडी ड्रेन होती है, और सबसे ज़्यादा आपका ब्लड लॉस होता है। अब आपका ब्लड लॉस होगा तो उसमें आयरन भी है, आपकी आयरन की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएगी। आपके जितने भी बोन्स हैं उनमें से कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें ड्रेन आउट हो जाती हैं, क्योंकि जब आपने वो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा आप एक टायरिंग प्रोसेस से गुजरते हैं ना, तो उसकी वजह से सब कुछ ड्रेन हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर से। तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप जो है ना वो सप्लीमेंट स्टार्ट कर दें, लेकिन वो भी आपने पहले अपने टेस्ट करवाने हैं, देखने हैं कि आपको डेफिशिएंसी है भी कि नहीं, तो फिर उसके बाद अच्छा, हम टीवी पे बहुत बार एड्स देखते हैं कि बच्चों में जो है वो आयरन डेफिशिएंसी बड़ी होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, थकावट का शिकार होते हैं, नींद में खलल होता है। तो अब हम बहुत सारे लोग इनको शायद ना समझ पाएँ कि विटामिन के किस में है, ए किस में है, बी किस में है। तो हम ज़रा खानों पर थोड़ा सा आ जाते हैं कि ये जो आयरन डेफिशिएंसी का इश्तिहार लगा रहता है, नानियाँ दादियाँ देख रही होती हैं और वो बच्चों को ये खिला, ये बच्चों के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है? स्पेशली हम बच्चों को तो मल्टीविटामिन्स नहीं दे रहे, तो कि बहुत सारी गमीज़ भी मौजूद हैं। तो ये जो आयरन है ये किस किस हमें खाने से मिलेगा, बच्चों के लिए कौन कौन से खाने अच्छे हैं? और ऑब्वियसली आयरन की डेफिशिएंसी ख़वातीन में भी बहुत ज़्यादा है, एनीमिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी ख़वातीन जो है वो इसका शिकार होती है। तो खाने से हमें किन किन चीज़ों में ये मिलता है?
अच्छा, आयरन जो है ना वो जितना भी एनिमल सोर्सेज हैं, जैसे कि अंडे हो गए, दूध हो गए, दूध में बहुत कम होता है लेकिन थोड़ी बहुत मिकदार मौजूद होती है। इसके अलावा चिकन है, बीफ है, मटन है, ख़ास तौर पे जो रेड मीट वाला है उसमें आयरन बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। लेकिन बच्चों का सबसे बड़ा मसला है कि उन्होंने अंडा नहीं खाना, तो वो अंडा नहीं खाते और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज भी होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बच्चों के लिए तो मैं एक यही चीज़ करती हूँ कि ना उनको फन चीज़ों में उस चीज़ को डाल के दे। अब हम लोग ये करते हैं, में करके दे दें आप, बिल्कुल, बच्चे वो खा लेंगे। अंडा तो, उबला अंडा तो नहीं खाएंगे, शायद कोई बच्चा खाएगा, लेकिन चेंज कर दें आप उसको। लाइक अंडे को मैश करके उसमें मेयोनीज डालें, उसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट पेपर, तो वो एक बहुत प्यारी चिकन स्प्रेड टाइप बन जाती है, आप वो दे दें। लेकिन हमारा ये है कि नहीं, हमने चिकन का सालन नहीं खिलाना है बच्चों को रोटी के साथ, तो वो बच्चे फिर ना उस चीज़ से हो जाते हैं कि नहीं मैंने ये नहीं खाना, तो वो भूखे रहना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी वजह से फिर डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप बच्चों को इन अ फन वे अगर इंगेज करेंगे खाने के अंदर, तो वो खुश होकर खाना भी खाएंगे और वो बाहर की जगह घर के खाने को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जैसे जब वीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हम लोग ये कहते हैं कि जितनी भी उबली हुई सब्जियां हैं आप उनके अंदर फ्रूट्स डालें, उसका ब्लेंड बनाएं और वो बच्चों को खिलाएं। एज़ कम्पेयर टू हम लोग जब बच्चा खाना स्टार्ट होता है तो हम लोग कहते हैं पैकेट वाले प्रोडक्ट्स इनको खिलाओ, क्योंकि वो खाना स्टार्ट हो रहा है तो खिलाएं। तो एक ये चीज़ है कि जब तक आप नेचुरल सोर्सेज पे रहेंगे आपको हर चीज़ बहुत ईजीली अवेलेबल होगी। अब जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है, उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, खासतौर पे हाँ रिकेट्स होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, तो अब विटामिन ए जो है या जो विटामिन ए एंड सी बोथ जो हैं वो आपकी ब्राइट रेड कलर की या जो ब्राइट कलर की वेजिटेबल्स हैं उसमें है, जैसे ऑरेंज हो गया, येलो हो गई या फिर ग्रीन कलर की चीज़ें हैं, रेड चीज़ें, इन सब में विटामिन ए की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। तो अगर हम अपनी डेली लाइफ में सैलड्स ही इंक्लूड कर लेंगे ना तो हमें सारे विटामिन मिल जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताएं मरियम, पता नहीं सवाल मेरा ठीक है कि नहीं है लेकिन मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। ये जो देसी घी आजकल बहुत इसकी चर्चा है सोशल मीडिया पे, तकरीबन सारे जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई हैं। गोरा इस पे इतना रिसर्च कर चुका है, वो ले चुका है हमसे इसकी रेसिपी। इसमें क्या क्या मौजूद है और कितना इसका इस्तेमाल ठीक है? अच्छा, जो देसी घी है ना उसमें ना होते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, यानी कि वो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे, आपके लिवर को करेंगे वो डिटॉक्सिफाई और आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब हमारा ये है कि सबसे पहले हमने देसी घी से ही स्टार्ट किया, फिर उसके बाद ये हुआ कि देसी घी नहीं अच्छा, कैनोला ऑयल यूज़ करें, वेजिटेबल ऑयल यूज़ करें, तो वो गोरों ने हमें लगाया इस चीज़ के ऊपर कि ताकि उनकी कंपनीज चल सकें। बिल्कुल, तो वेजिटेबल ऑयल यूज़ करें, कैनोला ऑयल यूज़ करें। अब वो जो है ना इसको रिफाइंड बटर के नाम से देसी घी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि आप ये यूज़ करें, या एक और नाम भी है उसका, मुझे भी ना जहन में नहीं है वो, तो ये कह के वो उसको जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि आप देसी घी इस्तेमाल करें। अच्छा मरियम, ये यहाँ पे यह बात करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से कि जब देसी घी को हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं तो उसके जो कंटेंट है वो चेंज हम कर देते हैं जब हम उसको पराठा बना लेते हैं, लेकिन जब हम उसको रोटी पे रखते हैं और एज इट इज़ लेते हैं तो उसकी अफादियत और है। जब हम पराठा लगता तो हमें बड़ा मज़े का है क्रिस्पी, लेकिन उसकी जो अफादियत की बात करें वो फिर उसमें कम हो जाएगी ऐसा ही एज कम्पेयर टू अगर हम उसको रॉ ले रहे हैं। रॉ एक्चुअली जब भी हम किसी चीज़ को हीट करते हैं ना तो वो हमें टेम्परेचर देखना है कि हमने कितने टेम्परेचर पे, अगर हम थोड़ा बहुत हीट कर रहे हैं जैसे खाना गर्म कर रहे हैं तो दैट इज़ ओके, लेकिन फिर आपको पता है हम लोग कैसे खाने बनाते हैं, हम लोग फिर उनको भून के उनका ख़त्म कर देते हैं सब कुछ उसमें से ना। तो अगर आप देसी घी का पराठा बना रहे हैं तो कोशिश करें कि मतलब बहुत ज़्यादा जब पराठा बन गया टोटली तो उसके बाद वो थोड़ा सा लगा के तो उसको थोड़ा सा सेक लें पराठे को ना। अब ज़्यादा उसको जो है वो ऊपर नीचे से तलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देसी घी भी है तो ऑयली, तो वो भी ज़्यादा अमाउंट में नहीं यूज़ करना आपने, बट ये है कि देसी घी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये कितनी अच्छी रेसिपी हम प्रोग्राम के क्लोजिंग पे भी शेयर कर सकते हैं। नहीं करने वाले लोग, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम इसको एक ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। हाफ डन वेजिटेबल्स जो हैं उसको आप देसी घी में बना लें और कच्ची सब्जी हल्का सा सौते करके अगर उसको, तो ये कितनी बेहतरीन चीज़ है जो आपने बताया कि हम पका के सब कुछ उड़ गया, सारे मिनरल्स विटामिन्स उड़ गए। तो वो जो अम्मियाँ कहती हैं ना कि ये भिंडी खा लो, ये सब्जी खा लो, ये टिंडे में ये है, ये बैंगन में ये है, लेकिन हमने उसको इतना पका लिया कि वो उसके अंदर कुछ भी नहीं रहा सिवाय ऑयल के। काट रहे होते हैं ना तब उसमें सब कुछ मौजूद होता है, लेकिन जब वो प्लेट में आता है ना उसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं होता। हमारे यहाँ ये नहीं है कि हम हाफ डन करें, या सौते वेजिटेबल्स जो हैं आपको सिर्फ रेस्टोरेंट्स में ही मिलेंगे, या बहुत कोई इंग्लिश पर्सनालिटी वाले लोग होंगे या बहुत कोई
अवेयरनेस जिनको होगी या जो इन चीज़ को समझते होंगे कि ये कितना हेल्दी है, फ्रूट्स जो है 150 ग्राम खाना कितना अच्छा है, या सौते वेजिटेबल्स कितनी अच्छी हैं, तो हम मेरे ख्याल से अगर ये जान लें तो हम अपना लाइफस्टाइल ही पूरा चेंज कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी ना एक्चुअली कल्चर में ये चीज़ है कि हम लोग कार्ब्स बहुत ज़्यादा इनटेक करते हैं। कार्ब्स का रोटी चावल हर चीज़, ब्रेड्स, वाइट ब्रेड, हर चीज़ कार्ब्स बहुत इनटेक है। और वेजिटेबल्स बेचारी हमारी, जब एक सेइंग है कि अगर मतलब मैं सब्जियां क्यों खाऊं, मैं बीमार हूँ, मतलब एक ये बहुत बड़ी सेइंग है। और मतलब कि गोश्त तो ऐसे बड़े फखर से बता देता है कि मतलब कि सारी धन दौलत को अगर किसी ने बताना है तो वो यही होगा कि हमारे घर में तो जनाब रोज गोश्त बनता है। तो एक ये चीज़ है कि मतलब कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि मैंने बीमार नहीं होना, इसीलिए मैं सब्जियां खा रहा हूँ। लेकिन हमारे ये है कि मैं बीमार थोड़ी ना हूँ जो मैं सब्जियां खा रहा हूँ। बल्कि जो घर में बीमार वाकई होता है उसी के लिए वो सौते वेजिटेबल्स पे बनना, उबली हुई सब्जियां बनती हैं। बाकी जो हेल्दी लोग होते हैं वो सारा वो खाना खा रहे होते हैं खराब तरीके से बना हुआ ताकि वो बीमार हो जाएं। सो ये अंडरस्टैंडिंग लाना बहुत ज़रूरी है कि सब्जियां जो बनाने का तरीका है, जिस तरह से हमने आज का पूरा शो डिज़ाइन किया, मिनरल्स और विटामिन्स, ये बेसिकली हमें नेचर, कुदरत हमें ये सारी चीज़ें दे रही है, लेकिन हम उसको वेस्ट कर देते हैं गलत तरीके से पका के। फ्रूट्स हैं तो हम उसके जूसेस पसंद करते हैं, शुगर इनटेक उसमें ज़्यादा हो जाता है, फाइबर कम हो जाता है, क्वांटिटी फिर बहुत नाजरीन मैटर करती है, जैसे कि मरियम भी हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच मरियम, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए भी जानना कि कितना इंपॉर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, खाना बनाने का जो सही पैटर्न है ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए, तेल कम होना चाहिए, और सोते वेजिटेबल्स जो हैं वो अपने लंच या डिनर में आपको लाजमी रखनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी रहे। और कोई बीमार लोग नहीं खाते बल्कि हेल्दी लोग खाते हैं। प्रोग्राम का नाज़रीन टाइम ख़त्म हो रहा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।